हेलो दोस्त, आप सभी को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं हूं सनील कुमार। आज हम आप लोग को छोटा सा टॉपिक सिकंदर का टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर जो है विश्व विजेता बनना चाहता है। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक था और इसको और शॉर्ट में कहा जाए तो यूनान का भी था। यूनान, ग्रीक ग्रीक सिकंदर का एक और नाम है दोस्तों। सिकंदर का एक और नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय अलेक्जेंडर तृतीय फिलिप, इसका पिता का नाम फिलिप द्वितीय। अलेक्जेंडर अपने पिता से कहता है कि हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं। तो फिलिप कहते हैं कि विश्व विजेता वही बन सकता है जिसकी निगाहें उस तीर की नोक की तरह हो। वही विश्व विजेता बन सकता है। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस। ओलंपियस सिकंदर मैसिडोनिया का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य विभक्त थे। गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक थे। फिलिप जो थे मकदूनिया का शासक थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक थे। सिकंदर दोस्तों मकदूनिया का शासक थे। वह अपने पिता के मृत्यु के बाद 336 बीसी में 20 वर्ष की अवस्था में मकदूनिया का शासक बने थे दोस्तों। 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बने थे। सिकंदर काबुल व कंधार के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किए थे। सिकंदर मैसिडोनिया का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य विभक्त थे। ये दोस्तों अफगानिस्तान, और ये है पाकिस्तान। यहाँ पे 28 राज्य थे जो आपको गणतंत्रात्मक, जो आपको यहाँ पे 17 राज्य थे। आगे थे राजतंत्रात्मक। ग्यारह को थे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता के मृत्यु के बाद 336 बीसी में 20 वर्ष की
उम्र में गद्दी पर बैठा था। सिकंदर ने काबुल व कंधार के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया था। काबुल व सिकंदरिया काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया था। आपको सिकंदरिया यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया था। सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो के गुरु सुकरात, अरस्तु ने दोस्तों कई अन्य विषयों पर रचना किए थे। जैसे में देखिए दोस्तों, भौतिक, आध्यात्मिक, नाटक, संगीत, नीति शास्त्र, जीव तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र, और जीव विज्ञान। कई अन्य विषयों पर इन्होंने दोस्तों रचना किए थे। सिकंदर एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी इन्होंने जीते थे दोस्तों। देखिए, ईरान से ही सिकंदर भारत की ओर आगे बढ़ता है। यही से सिकंदर ने ईरान से भारत की ओर आगे बढ़े थे। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने अपार संपत्ति के रूप में भारत देश के रूप में किया है। इसी पत्र को पढ़कर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित था, मुझे उत्तेजित था। ईसा पूर्व चौथी सदी में स्थापित करने के लिए ईरानियों और यूनानियों के बीच बहुत बड़ा युद्ध चला दोस्तों। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और जिसमें सिकंदर भारत की ओर बढ़ता है। सिकंदर का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था दोस्तों धन प्राप्ति का लालसा था। कई शासक लोग भारत पर आए तो उनका मेन वजह था धन प्राप्ति की लालसा था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत आया। सिकंदर का पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध पोरस के विरुद्ध हुआ। तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस एक सुभियात राजा थे। सिकंदर पंजाब के शासक
पोरस के साथ, जो आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए पंजाब है, पंजाब के शासक पोरस पंजाब के ही थे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ता है। उस युद्ध का नाम हाइडे स्पीज या झेलम बिस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। झेलम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, उस युद्ध का नाम क्या था और किस नदी के किनारे हुआ। तो हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है और झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम हाइडे स्पीच या झेलम बिस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जितने भी राजा खैबर दर्रे से आते थे, उन लोग सभी पहाड़ी इलाके से आते थे, हिमालय पर्वत से आते थे भारत की ओर। जो आपको इधर हिमालय पर्वत से आते थे। पहले दोस्तों भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य जो है उसे वापस कर दिया। सिकंदर पोरस को अपना मित्र बना लिया या सहयोगी बना लिया दोस्तों। सिकंदर ब्यास नदी के तट पर पहुंचता है और पूर्व दिशा की ओर बढ़ना चाहता था दोस्तों, लेकिन इसकी सेना ने साथ देने से इनकार कर दिया। यानी कि ब्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उसे पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिकों ने लड़ते लड़ते थक चुके थे और बीमारियों से या रोग से ग्रसित हो चुके थे। इसी की वजह से सिकंदर को पार करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ता है दोस्तों। सिकंदर की सेना ने गंगा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो नंद वंश का साम्राज्य था, यानी कि मगध का साम्राज्य था। मगध का साम्राज्य था गंगा नदी के तट पर। सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी आपको घनानंद की सेना, जो आपको नंद वंश के संस्थापक घनानंद थे, उनकी सेना सिकंदर की सेना से कई अधिक विशाल थी। उसी से सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से और लड़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर दुख भरे स्वर में कहता है दोस्तों कि हम उस दिल में उत्साह भरना चाहते हैं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण से डरे हुए हैं। इस प्रकार राजा जो अपने शत्रुओं से नहीं डरे थे, वह अपने ही लोगों से हार मानने में विवश हो गया। सिकंदर भारत से वापस लौटते समय दो मार्ग थे। एक था जल मार्ग और दूसरा था दोस्तों स्थल मार्ग से। ये अरब सागर है, जो जल सेनापति निर्याकस था। अब स्थल मार्ग सेनापति था आपको सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर था। ये आपको बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। सिकंदर के घोड़ा का नाम ड्यूकेफला था। ड्यूकेफला था। जो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। ड्यूकेफला नगर बसाया था दोस्तों। झेलम नदी के तट पर ड्यूकेफला नगर बसाया था। यहाँ पे मेन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तीन सौ छप्पन बीसी में हुआ था। सिकंदर मकदूनिया के शासक तीन सौ छत्तीस बीसी में आपको 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 बीसी में किया था। ये दोस्तों सिंधु नदी और झेलम नदी का जो व्यास था दोस्तों, वो आपको तक्षशिला के राजा आम्भी का था। और झेलम नदी और व्यास नदी का भाग जो था आपको पोरस राजा का था। पंजाब के शासक पोरस राजा का था। और झेलम के पश्चिमी भाग आपको फिलिप द्वितीय का था। फिलिप द्वितीय का था। सिंधु नदी के नीचे वाला भाग जो था आपको फितून राजा का था। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पहला वीडियो बढ़ाकर डाल रहा था, इसी की वजह से कुछ गलती बोला गया हो दोस्तों। तो